नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने चले राहुल गांधी का बैड लक ही खराब चल रहा है बॉस। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत माहौल बनाया, लेकिन हरियाणा के बाद से राहुल गांधी गायब हो गए। कहां कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, आज की डेट में खुद का कॉन्फिडेंस बचा नहीं दिख रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी नैरेटिव सेट होता ही नहीं इनसे। हरियाणा को लेकर इतना माहौल बनाए, वहां तो मुंह के बल गिर गए। चीन को लेकर इतना माहौल बनाए, वहां नैरेटिव ही फेल हो गया, जब चीन को 5 साल बाद आखिरकार मोदी के सामने झुकना पड़ा। इसी तरह से राफेल को लेकर खूब माहौल बनाया था, आरोप लगाया था कि पीएम मोदी तो सब कुछ अपने अमीर दोस्तों के लिए कर रहे हैं। आज वो नैरेटिव भी फेल हो गया। आज पीएम मोदी ने जो डिफेंस डील की है, उससे तो दिवाली से पहले पीएम मोदी ने नया धमाका कर दिया, और इस धमाके ने राहुल गांधी के सपने को चूर चूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इंडी गठबंधन कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच यही है कि मेहनत करने की बात हो या विजन की बात हो या फिर नीतियों को जमीन पर लागू करने की बात हो, नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन के नेताओं से कोसों आगे दिखते हैं। इंडी गठबंधन वालों को तो इलेक्शन में अपने झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिल रही, आपस में ही लड़कर वो टाइम काट रहे हैं। उधर पीएम मोदी का एक एक मिनट देश की सेवा में जा रहा है, जबकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शन के बीच ही पीएम मोदी के कई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहे हैं। जैसे अभी वो रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए थे, वहां से बड़ी कामयाबी हासिल करके आए, जब चीन को 5 साल बाद बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आज पीएम मोदी ने देश को एक और बड़ी कामयाबी दिलाई, और यह कामयाबी है देश के प्राइवेट सेक्टर में खुद के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने की। पीएम मोदी ने आज गुजरात में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन C295 की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया। आज से भारत उन देशों में आ गया जो प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाएगा, और न सिर्फ ऐसे प्लेन को बनाएगा, बल्कि फ्यूचर में, भविष्य में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। पीएम मोदी के इस बड़े कदम से कैसे भारत की धूम दुनिया में मचेगी, कैसे यह कदम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा, कैसे भारत में मेक इन इंडिया एक नए लेवल पर पहुंच रहा है बॉस, आज ये आपको देखना चाहिए। यह देश को गर्व से भरने वाला लम्हा है कि कहां भारत में बड़े बड़े रक्षा घोटाले हुआ करते थे, बिचौलिए घूमा करते थे, वो आज सब साइड लगा दिए गए हैं। HAL जो है वो तरक्की कर रहा है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और भारत में ही चीजें बन रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें। इसी कॉम्प्लेक्स में स्पेन की कंपनी एयरबस और भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मिलकर भारत के लिए C295 विमान बनाएंगे। आज वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। भारतीय एयरफोर्स को कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट सप्लाई होने हैं, इसलिए साल 2021 में स्पेन से 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई। इस डील के तहत 16 विमान सीधे स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की फैक्ट्री से बनकर भेजे जाएंगे, और बाकी के 40 विमान वडोदरा में बनेंगे। भारत में पहला C295 विमान सितंबर 2026 तक रेडी होगा, और बाकी के 39 विमान अगस्त 2031 तक तैयार होंगे। भारत और स्पेन के बीच यह समझौता इसलिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में मिलिट्री प्लेन की फाइनल असेंबली होगी। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। भारत में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के प्रमुख जॉर्ज थमरिट ने बताया कि यह पहला मौका है जब एयरबस किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन करेगा। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए यह पहली बार एयरबस जो है वो किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन करने जा रहा है। ये जो कंपनी है एयरबस, भारत में मिलिट्री प्लेन का बनना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि पिछली सरकारों में तो लोगों ने यही देखा है कि भारत किसी देश से डिफेंस डील करता था, उसमें उस देश की कंपनी को पैसे दिए, उससे विमान या हथियार जो भी है वो खरीद लिया। लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने दूसरे देशों के साथ डील करते हुए अंतरराष्ट्रीय डिफेंस कंपनियों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बॉस तुमसे सामान खरीद रहे हैं, 50 अगर सामान खरीदना है तो एक काम करो, जल्दी जल्दी 10 बना के दे दो ताकि मेरा काम भी ना अटके, और उसके बाद जो 40 बनाओगे वो वहां भारत आके बनाना पड़ेगा। बोलो करते हो तो बताओ। यह है नरेंद्र मोदी का स्टाइल। और राहुल गांधी माहौल क्या बना रहे थे, अरे नरेंद्र मोदी तो सब उधर डील कराए अनिल अंबानी को देने के। वो राफेल में नहीं बोले थे, बॉस ऐसे होती है डील। C295 वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो किसी भी देश की सेना के लिए संकट मोचक है। तस्वीरें देखिए, ये है वो विमान। बॉस ये हर मौसम में उन जगहों तक भी जा सकता है जहां दूसरे बड़े विमानों को ले जाना संभव नहीं होता।
युद्ध की स्थिति में यह विमान तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक सैनिकों को पहुंचा सकता है। राहत और बचाव के साथ घायल सैनिकों को निकालने जैसे मुश्किल ऑपरेशन में यह विमान काफी कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है। वायुसेना के पास 6 विमान ऑलरेडी हैं और इस विमान की खासियत यह है कि C-295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह विमान सैनिकों, हथियारों और सैन्य उपकरण को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने में बहुत काम आता है। इस विमान के जरिए बड़े वाहन, बड़े आकार के कार्गो तक को ले जाने के काम आता है। देखने में चूंकि दूर से फोटो ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे नॉर्मल प्लेन तो दिख रहा है। बॉस, ये इतना बड़ा प्लेन है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके अंदर घुस जाती हैं। इस विमान में 73 सैनिक या 48 पैराशूटर सफर कर सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की जरूरत है। विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है और लगातार 11 घंटे उड़ सकता है। यह विमान अधिकतम 9,250 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं। यह 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी हथियार और बचाव प्रणाली को लगाने की भी जगह है इसके अंदर। भारतीय सेना लगातार खुद को अपडेट कर रही है। लंबे वक्त से वायुसेना को सेवाएं दे रहे एवरो विमान की भी विदाई की प्लानिंग थी, जिसे 60 और 70 के दशक में बॉस खरीदा गया था। तब से ये चल रहे थे। एवरो ट्विन इंजन टर्बो प्रोपेलर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और C-295 विमान इसी की जगह लेगा। और इसलिए अगर आप गौर करेंगे पिछले 10 साल में, आपको मानना होगा कि नरेंद्र मोदी ने घोड़े खोल दिए हैं भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करने में, भारत के सैनिकों को मजबूत करने में, भारत की सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने में। और यह ना किया होता नरेंद्र मोदी ने तो आज चाइना 2 कदम पीछे नहीं जाता, बैठने टेबल पे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। यह भारत को जो मजबूत बनाया गया है 10 साल में, उसका एग्जाम्पल है चीन ने जो किया है। और लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जाके बोलते हैं कि युद्ध मत करो, लेकिन समझ में तो आता है कि ये लोग समझने वाले तो है नहीं। कभी कोई इधर से उधर से घुसेगा तो भैया जिसके पास ताकत है दुनिया उसी के सामने झुकती है। तो भारत को अर्थव्यवस्था में भी ताकत बनाओ और डिफेंस सेक्टर भी मजबूत रखो। भारत में C-295 प्लेन का प्रोडक्शन स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर हो रहा है। स्पेन के राष्ट्रपति आज भारत आए तो पीएम मोदी ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वो वडोदरा पहुंचे तो एयरपोर्ट से दोनों नेताओं ने भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के किनारे भारत की संस्कृति की झलक दिखाते हुए मंच तैयार किए गए थे। स्पेन के राष्ट्रपति ने वडोदरा से ही भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति के भी दर्शन कर लिए। पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ ओपन जीप में रोड शो भी किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। C-295 विमान का ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में होगा। भारत में इस विमान को बनाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, टेस्टिंग भी यहीं होगी, डिलीवरी से लेकर मेंटेनेंस तक सब कुछ भारत में होगा। विमान में लगने वाले 14,000 पार्ट्स में से 13,000 पार्ट्स भी भारत में ही बनेंगे। इसलिए 37 कंपनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 33 MSME सेक्टर से आती है। टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स जैसी सरकारी यूनिट्स भी इसके प्रोडक्शन में मदद करेंगी। विमान बनाने के लिए मेटल कटिंग का काम हैदराबाद में होगा। हैदराबाद फिलहाल इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। वहां पर कई पार्ट्स असेंबल होंगे, फिर वडोदरा लाए जाएंगे। जो 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे उसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी स्वदेशी होंगे, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL बनाएगी। टाटा के प्लांट में शुरुआत में जो विमान बनेंगे उसमें 16 विमान 48% स्वदेशी होंगे और बाकी के 24 विमान 75% तक स्वदेशी होंगे। इस प्रोजेक्ट से 600 हाई स्किल्ड जॉब्स जनरेट होंगी, 3,000 इनडायरेक्ट जॉब बनेंगी और अतिरिक्त 3,000 मीडियम स्किल जॉब्स जनरेट होंगी। तो राहुल गांधी जो वो मेक इन इंडिया वाला शेर देख के मजाक उड़ाते थे, ये शेर दहाड़ नहीं सकता, आज देखिए बॉस उसकी दहाड़ कहां तक सुनाई दे रही। वडोदरा में टाटा फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ये एक फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देने वाली है। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, फिर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वालों को चौंकाने वाले आंकड़े बताऊंगा। आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा।
इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक है। एक सीधी सी बात यह है कि यह नरेंद्र मोदी की कोई उपलब्धि नहीं है, यह भारत की उपलब्धि है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। और इसीलिए किसी भी भारतीय को गर्व होगा कि बॉस, कहां हम नोटों से भरा झोला लिए घूमते थे कि कोई अपना सामान दे दो, कोई ये हथियार दे दो। कल को किसी से झगड़ा हो गया तो सोचना पड़ता था कि हथियार कहां से खरीदेंगे। आज भारत हथियार बना रहा है, कह रहा हम तुमको देते ना, लो मेरे से ले लो। वडोदरा में टाटा फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ ही दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का एक और सपना पूरा हुआ। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि साल 2012 में रतन टाटा ने ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और एयरबस कंपनी से बात की थी। आज पीएम मोदी ने भी रतन टाटा को याद किया। वो रतन टाटा का नाम लेते हुए भावुक हो गए। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने कैसे रतन टाटा को याद किया, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी की किस तेज गति से वो काम करते हैं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को शुरू किया, तब इसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से भारत की तस्वीर कैसे 10 साल में बदल गई आप खुद देखिए। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का मैजिक देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। पिछले 10 साल में डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ से बढ़कर 1,27,265 करोड़ पर पहुंच गया है। 2028-29 तक टारगेट है कि इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में आज 430 कंपनियां हैं और इसमें 16,000 एमएसएमई से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं। और बात सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन की नहीं है, भारत तो डिफेंस सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है कि भाई हम सिर्फ बना नहीं रहे हैं, लो ना तुमको भी देते, तुम भी इस्तेमाल करो। यह आज भारत की ताकत बन गई है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को चेंज किया है, अगर इसकी आप तस्वीर देखेंगे कुछ आंकड़ों के जरिए कि डिफेंस सेक्टर पहले क्या होता था और आज की डेट में क्या हो गया है, तो जो एक्सपोर्ट था डिफेंस सेक्टर का, यानी जो भारत निर्यात करता था, 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी आए ही थे तो भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करता था? 1941 करोड़ रुपए का, मात्र 1941 करोड़ रुपए। 2023-24 तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते बॉस, 10 गुना से भी ऊपर जा चुका है मामला। और आज की डेट में भारत जो है वो 21,083 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट। और करीब 100 देश हैं, 100 देशों में भारत ये कर रहा है कि भाई हमारा डिफेंस का सामान ले लो, और लोग ले रहे हैं। ये है नए भारत की ताकत। आज की तारीख में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन इस लेवल तक पहुंच गया कि हम लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल, रडार सिस्टम, सबमरीन एयरक्राफ्ट सब कुछ बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पीएम मोदी किस रफ्तार से काम करते हैं उसे आप वडोदरा में एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री से समझ सकते हैं। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। अक्टूबर 2024 में इसका उद्घाटन किया और सितंबर 2026 तक यहां पहला एयरक्राफ्ट तैयार भी हो जाएगा। पीएम मोदी ने काम करने की इसी स्पीड की चर्चा की और गुजरात के सीएम रहते हुए
ट्रेन कोच फैक्ट्री का एक किस्सा भी सुनाया। एक बार आप भी सुनिए, फिर आपको पीएम मोदी का वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे इंडी गठबंधन टेंशन में आ गया हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ वडोदरा में रोड शो किया तो उस रोड शो को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। इसी भीड़ में दिया गोसाई नाम की एक दिव्यांग लड़की भी मौजूद। इस होनहार लड़की ने पीएम मोदी के लिए अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर भेंट की। तस्वीरें देखने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो का काफिला रुकवाया। दोनों नेता नीचे उतर गए और उस बच्ची से जाकर मिले। एक बार देखिए पीएम मोदी के लिए आज ये जो रोड शो में तस्वीरें थी वो कैसे उस बच्ची को भावुक कर गई और कितना शानदार वीडियो है, आप भी देखिए। आप खुद सोचिए कि गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहने और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज ऐसा है, यह अपने आप में हैरान करता है। पीएम मोदी के लिए ऐसा क्रेज उन पर जनता के भरोसे की वजह से। यही भरोसा है कि जिस हरियाणा में कभी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में नहीं आई, उस हरियाणा में लगातार तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और बीजेपी सत्ता में आई। हरियाणा की जीत के बाद अब पीएम मोदी के सामने महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां करेंगे, यह बताया जा रहा है। वहीं झारखंड में पीएम मोदी 7 से 8 रैलियां करने वाले हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन के दूसरे दलों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वोट मांगेंगे, जिससे यह मैसेज जाए कि बीजेपी के गठबंधन में सब एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं कोई खटपट नहीं। उधर आप इंडी गठबंधन का हाल देखेंगे तो वहां आपको खटपट ही खटपट दिखेगी। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के बीच 85 का फॉर्मूला बना था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका इन लोगों ने ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर शिवसेना और एनसीपी को झटका दे दिया। डील किया 85 का, 99 पर कैंडिडेट उतार दिए। संजय राउत कुछ दिन पहले यह कह रहे थे कि जनता चाहती है कि शिवसेना सेंचुरी लगाए, लेकिन यहां तो अलग ही खेल हो रहा है। अब कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा कर लिया तो जाहिर है कि जो 18 सीटें इंडी गठबंधन को सपा और दूसरी छोटी पार्टियों को देनी थी उस पर भी कैंची चल जाएगी। इसी बात से अखिलेश यादव नाराज हो गए। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने उनकी पार्टी को अभी तक कोई सीट ही नहीं दी है। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे नाराजगी जताई, फिर आपको बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में यह हाल हो गया है कि एक ही सीट पर दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार दे रही। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कांग्रेस ने देखिए कितना बड़ा त्याग कर दिया। 2 सीट जो यूपी में मिल रही थी वो भी छोड़ दी गठबंधन के लिए। अब कह रहे हैं राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। जब जैसा मन वैसे हिसाब से पॉलिटिक्स चलती है इन लोगों। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की नाराजगी का इंडी गठबंधन कोई लोड ही नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी आपस में ही उलझे हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र की सोलापुर साउथ सीट पर
शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों ने इस सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। इस पर संजय राउत ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर यह टाइपिंग मिस्टेक है तो सही कर लो, नहीं तो ऐसी गलती हम भी कर सकते हैं। उधर ऐसी भी खबरें हैं कि मुंबई की करीब 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हो सकते हैं। इन 5 सीटों में वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रा ईस्ट और मुलुंड शामिल हैं। मुंबई की इन 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कांग्रेस शिवसेना पर सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। बात नहीं बनी तो कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के नाम पर यहां अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। यह तो इंडी अलायंस का हाल है, यह इनका हाल है बॉस। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। हरियाणा में सीएम योगी के इस बयान का असर दिख चुका है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के पोस्टर लग चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इसकी काट के तौर पर एक पोस्टर लगाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पीडीए जिंदाबाद। जरा एक रिपोर्ट देखिए इस पोस्टर। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है अखिलेश यादव का जो आवास, उसके सामने जो है एक पोस्टर लगा है। इस पर भी लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर आप जातियों में बढ़ते हैं तो मुश्किलें आपके लिए होंगी, जबकि पीडीए का मतलब ही है जातियों को, एक गुट को एक। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए, थोड़ी दूर न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न तो देखो पीडीए, थोड़ी दूर न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए मचे घमासान के बीच बीजेपी ने भी बड़ा प्लान बना दिया है। बीजेपी ने सभी सांसदों और विधायकों को दिवाली के बाद पूरी तरह उपचुनाव में जुट जाने के लिए कह दिया है। विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी ने 9 सीटों के लिए प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। एक बूथ की जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दी गई है। जनता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए अलग अलग जातियों के क्षेत्रीय नेताओं को लगाया गया है। इसके लिए प्रचार की कमान सीएम योगी के हाथ में रहेगी। हर सीट पर उनकी एक रैली होगी। उधर संघ ने भी बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान छेड़ा हुआ है। संघ ने उपचुनाव के लिए टोलियां तैयार की। इन टोलियों ने जनता तक संदेश पहुंचाने शुरू भी कर दिए। यानी बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होकर यह सियासी लड़ाई लड़ रही है। इंडी वाले एक दूसरे के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इतना गुस्सा क्यों आया कि 10 साल के बच्चे को मंच से उतार दिया? खुद को बाल संत बताने वाले अभिनव अरोड़ा की सच्चाई क्या निकली, आइए देखते हैं इस चैप्टर में। आजकल सोशल मीडिया पर देश के प्रसिद्ध संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामभद्राचार्य जी एक 10 साल के बच्चे को डांटते हुए उसे मंच से नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में जो बच्चा दिखाई दे रहा है वो फेमस यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा है, जो सोशल मीडिया पर बाल संत के नाम से भी बड़ा मशहूर हो गया। अभिनव अरोड़ा को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं। उसकी सच्चाई बताने का दावा करने वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे पहले इस बाल संत की इतनी चर्चा तभी हुई थी जब यह सोशल मीडिया की रील्स में अपनी कृष्ण भक्ति को लेकर चर्चा में आया था। आपने भी अभिनव अरोड़ा के कृष्ण भक्ति के बहुत से वीडियो देखे होंगे, रील में घूमते रहते हैं। यह बच्चा देश के अलग अलग तीर्थों पर जाकर भगवान की भक्ति से जुड़े वीडियो बनाता है। इसे बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, ऐसा दावा है इसका। पिछले कुछ सालों से कृष्ण भक्ति से जुड़े अभिनव के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इससे लोग प्रभावित भी हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अभिनव अरोड़ा को लेकर एक अलग ही पक्ष सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसी में अभिनव का एक नया वीडियो बहुत चर्चा में है, जिसमें संत रामभद्राचार्य जी अभिनव को डांट रहे हैं और उसे मंच से नीचे उतरने का आदेश दे रहे हैं। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए जो बड़ा वायरल है, इसके बाद इसके पीछे की वजह बताऊंगा। ये सो कॉल्ड बाल संत इस पर क्या जवाब दे रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा। पहले जरा वायरल वीडियो देखिए।
नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, वेद स्तुति की। जय जय श्री सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अब ये वीडियो बड़ा वायरल हो गया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को इस तरह से जाने के लिए क्यों कहा। आपको इस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताता हूं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कुछ दिन पहले का बताकर वायरल किया गया, लेकिन यह वीडियो पिछले साल 2023 का है, जब रामभद्राचार्य जी महाराज वृंदावन आए थे। इस दौरान आयोजकों ने अभिनव अरोड़ा को भी बुलाया था, लेकिन इस दौरान अभिनव मंच पर एक आध्यात्मिक गीत पर खुशी से नाचता दिख रहा है। इसी दौरान स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को मंच से उतरने के लिए कहा, लेकिन आयोजकों ने अभिनव को मंच से नीचे नहीं उतारा, बल्कि इसके कुछ देर बाद अभिनव रामभद्राचार्य जी के कुछ कहने से पहले ही उनके पास जाकर जयकारा लगाने लगता है। इस पर स्वामी रामभद्राचार्य जी नाराज हो जाते हैं और फिर से डांटते हुए अभिनव को मंच से नीचे उतारने की बात कहते हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिनव अरोड़ा का कहना है कि इस वीडियो को कुछ लोग उसे बदनाम करने के मकसद से वायरल कर रहे हैं। अभिनव का यह भी दावा है कि इस घटना के बाद रामभद्राचार्य जी ने उसे अपने पास बुलाकर आशीर्वाद भी दिया, लेकिन इस सच्चाई पर रामभद्राचार्य जी का कुछ और ही कहना है। पहले आप अभिनव का बयान सुनिए, उसके बाद रामभद्राचार्य जी का भी बयान सुनवाऊंगा और फिर अभिनव को लेकर कौन से वीडियो बन रहे हैं, क्या सच्चाई का दावा हो रहा है, वो सब दिखाऊंगा। पहले अभिनव को सुनिए। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? पिछले कुछ समय से अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद चल रहा है। लोगों के आरोप है कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता उसे 10 साल की उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो उससे बनवा रहे हैं, उससे स्कूल से छुट्टी दिलवाकर देश के अलग अलग शहरों में रील बनवा रहे हैं। आमतौर पर इस उम्र में बच्चों की पढ़ाई को लेकर उसके माता पिता बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन यहां तो अभिनव के माता पिता उसके वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बनाने में लगे हुए हैं, यह आरोप लग रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले अभिनव अरोड़ा को लेकर रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। दरअसल अभिनव अरोड़ा ने दावा किया था कि रामभद्राचार्य जी की डांट के बाद रामभद्राचार्य जी ने उसे कमरे में बुलाकर आशीर्वाद दिया था, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने जो बताया उसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। सुनिए आप। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। यानी रामभद्राचार्य जी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अभिनव जो बातें कह रहा है वो सच्चाई से परे, वो मूर्खता की कैटेगरी में आती है। रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख लड़का क्यों कहा, इसे समझने से पहले आपको अभिनव अरोड़ा के बारे में जानना होगा। 10 साल का अभिनव अरोड़ा दिल्ली का रहने वाला है और उसके पिता एक बिजनेसमैन है। अभिनव अरोड़ा के माता पिता का दावा है कि उनके बेटे का 3 साल की उम्र में अध्यात्म की तरफ गहरी रुचि हो गई उसकी।
इसके अलावा 5 साल की उम्र से ही अभिनव ने शास्त्रों और वेदों को पढ़ना शुरू किया। यही वजह है कि अभिनव अरोड़ा ने देश के सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। इंस्टाग्राम पर अभिनव अरोड़ा को 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर बाल संत और बाल कथावाचक के रूप में फेमस किया गया। अभिनव अरोड़ा खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम मानते हैं और श्री कृष्ण जी को छोटे भाई के रूप में पूजते हैं। अभिनव अरोड़ा के श्री कृष्ण के बड़े भाई वाले दावे को लेकर ही रामभद्राचार्य जी ने इसे डांटा था। उनका कहना था कि कोई इंसान भगवान का बड़ा भाई कैसे हो सकता है, लेकिन अभिनव का दावा है कि वो भगवान श्री कृष्ण से बातें करता है, उनके साथ शास्त्र पढ़ता है। आप भी सुनिए अभिनव की ये बातें, जिन्हें सुनकर बहुत से लोग अभिनव को बाल संत समझने लग गए थे। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभिनव का दावा है कि भाई वो तो बड़े भाई हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके छोटे भाई। अभिनव जिस तरह की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें कर रहा है, उससे सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे ये बातें पहले से रटाई तो नहीं गई, क्योंकि अभिनव अपने कई इंटरव्यू में एक ही तरह से एक ही जवाब देता हुआ दिखाई देता है। इस जवाब में कोई शब्द इधर से उधर तक नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अलग सवाल आ जाता है तो वो अटक जाता है। लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं वो वीडियो आप खुद देखिए। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। अब सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है कि अभिनव को जो बातें रटाई गई वो तो वो बोल देता है, लेकिन कोई भी सवाल उसके सिलेबस से बाहर का हो जाए तो वो चकरा जाता है, जैसे इस मामले में हुआ। यहां वो हंसता जा रहा है और जो एंकर हैं वो पूछ रही हैं कि भाई बताइए किसी को देख के क्या फील होता है, लेकिन जैसे उसके सिस्टम में इसका जवाब ही नहीं है तो वो हंसे जा रहा है, जवाब ही नहीं दे पा रहा है। अभिनव अरोड़ा को लेकर जो नए दावे किए जा रहे हैं उनमें उसके पिता को लेकर भी एक नई बात सामने आई। कुछ लोगों ने उसके पिता की पूरी कुंडली खंगाल दी। अभिनव अरोड़ा के पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा है। वो एक बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता से ही अभिनव अरोड़ा के आध्यात्मिक वक्ता बनने की राह चुनी, लेकिन अभिनव अरोड़ा के पिता पर कुछ और आरोप भी लगते रहे, जिसमें 2021 में तरुण अरोड़ा ने फालूदा एक्सप्रेस के नाम से एक बिजनेस चेन शुरू की। इसमें देश भर में लोगों के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर फालूदा एक्सप्रेस के काउंटर खोलने का करार हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह बिजनेस फेल हो गया, जिसमें फ्रेंचाइजी लेने वाले कुछ लोगों के पैसे वापस नहीं लौटाने का आरोप लगा। इसे लेकर तरुण अरोड़ा के खिलाफ शिकायत हुई, जिसमें वो दिल्ली की एक कोर्ट से दोषी पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद तरुण अरोड़ा बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई माता पिता की वजह से अभिनव अरोड़ा से ये सब करवाया जा रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, उसे तो जो कहा जाएगा वो करेगा ही। लेकिन अगर ये सब स्क्रिप्टेड है तो इस तरह से तो बच्चे का बचपन ही खो जाएगा। ऊपर से ट्रोलिंग हो रही है उसकी सो अलग, जिसका बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में अभिनव अरोड़ा ने यह भी बताया था कि वो सुबह 3:30 बजे उठता है और स्नान करने के बाद सुबह 6:30 बजे तक पूजा करता है। इस तरह की बातों को सुनकर लोग सोशल मीडिया पर अभिनव से पूछ रहे हैं कि भाई तुम स्कूल कब जाते हो, पढ़ाई लिखाई कब करते हो। हालांकि इसे लेकर अभिनव ने साफ किया कि वो स्कूल तो जाता है, लेकिन रामभद्राचार्य जी से डांट खाने के बाद वो अब स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग उसे धमकी दे रहे हैं। पहले आप अभिनव का यह बयान सुनिए, इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर किस तरह नाराज हैं वो भी दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही हैं कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरे घर वालों के पास रोज़
500 से 1000 कॉल्स आ रही है। और उस देखिए जैसे दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं, और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया दोधारी तलवार की तरह होती है। अगर ये इंस्टेंट फेमस होने का जरिया है तो फिर इसे लोग भी एक एक बात इस पर मॉनिटर करते हैं, फिर ट्रोलिंग भी होने लगती है। कुछ समय पहले तक ऐसे दिन भी थे जब अभिनव अरोड़ा का बड़ा जलवा था सोशल मीडिया पर। अभिनव के आध्यात्मिक यात्राओं के वीडियो वायरल होते थे। वो देश के अलग अलग शहरों में जाकर वीडियो बनाता था और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करता था। इसमें अभिनव के साथ एक कैमरामैन भी साथ होता था जो इन वीडियोस को शूट करता था और बाद में एडिट करने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था। इन वीडियो को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि इस तरह वीडियो बनाने के लिए इतना समय और पैसा कहां से आता है। आप भी देखिए कि अभिनव अलग अलग शहरों में जाकर किस तरह के वीडियो बनाता था। खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। राधा कुंड के प्रकट उत्सव पर राधा कुंड में स्नान करके आज मैंने सभी तीर्थों का स्नान किया है। राधे राधे। आज राम जी की कृपा से सरयू जी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरयू जी का दर्शन, इनका स्पर्श एवं इनका स्नान सभी पापों को नष्ट कर देता है। केवल गंगा नदी ही काफी है हम सबके पापों को धोने के लिए, लेकिन आज मैं हूँ काशी में जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। सूरज की किरणें जहाँ भी बढ़ती है वही प्रकाश होता है, और सच्चा कृष्ण भक्त जहाँ पर भी होता है वही राधा नाम होता है। राधे राधे। अभिनव अरोड़ा के सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो हैं जिन्हें लेकर ये आरोप लगते हैं कि ये सब सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बनाए गए। कुछ समय पहले गणेश विसर्जन के दौरान अभिनव का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो भगवान गणेश की मूर्ति के साथ रोता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। आप भी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अभिनव के पिता भी दिखाई दे रहे हैं। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। अब ऐसे ही वीडियो देखने के बाद कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गजब नौटंकी लड़का है। कई लोगों को लगता है ये सब इसके माता पिता करा रहे हैं। अभिनव के विवादित वीडियो वायरल होने के बाद लोग अब उसके पुराने वीडियो भी वायरल कर रहे हैं जिसमें उसने नॉनवेज खाने की बात की है। लोगों का आरोप है कि एक तरफ अभिनव खुद को भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बताता है, उनकी सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है और दूसरी तरफ नॉनवेज खाने का दावा करता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पुराना वीडियो हो सकता है कि उसने नॉनवेज खाना बाद में छोड़ दिया हो, लेकिन इसे लेकर अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। अभिनव के दोनों बयान आपको सुनवाता हूं। तो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। अभिनव जो कर रहा है उसमें बहुत सारे छेद दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग इस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अभिनव तो 10 साल का बच्चा है। वो अपनी मर्जी से यह सब कैसे कर सकता है? यह सब कुछ उसके माता पिता के बिना नहीं हो सकता और यह बात उसके मां बाप को समझनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।
क्यों बच्चे को सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोलिंग का शिकार बना रहे हैं? बच्चे से यह सब क्यों करवा रहे हैं? अगर बच्चे को इतना ही अध्यात्म का शौक है तो उसको अध्यात्म से जुड़ने दीजिए। उसका अध्यात्म सारा का सारा रील पर निकलता है, सोशल मीडिया पर निकलता है, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि अगर इतना अध्यात्म है तो पहले अध्यात्म में लीन तो हो जाओ, पहले धर्म को, संस्कृति को समझ तो लो, कह क्या रहे हो। और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये 10 साल के बच्चे में चीजें फीड कर रहे हैं उसके मां बाप, और जो आज ट्रोलिंग इस 10 साल के बच्चे की हो रही है वो दरअसल उसके मां बाप की वजह से हो रही है। मां बाप जिम्मेदार हैं। उन्हें बैठ के सोचना चाहिए कि बच्चे को किधर ले जाना है, क्या बनाना है और क्या बन रहा है वो, और क्यों उसकी ट्रोलिंग हो रही है, और उससे उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। पाठशाला में अगली क्लास। सलमान खान को बचाने चले पप्पू यादव, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही ठंडे क्यों पड़ गए? सलमान खान नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का नया टारगेट कोई और है क्या? अब इसका चल। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ऐसा धमाका हो रहा है कि पूछिए मत। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सलमान खान को धमकियां, और अब बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा डर है कि जो पप्पू यादव कल तक सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करते थे, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देने का दावा करते थे, वो पप्पू यादव आज खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वहां से बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ ऐसा है कि जो भी लॉरेंस को छोटा मोटा गुंडा या बदमाश बताता है, बाद में फौरन पलट जाता है कि ना भाई, हमने लॉरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। आज आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह डर कैसे पैदा किया। सलमान खान से लेकर पप्पू यादव तक लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से धमकी दी, पप्पू यादव कैसे पलट गए हैं, कैसे ठंडे पड़ जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे ताजा कांड पप्पू यादव को धमकी देना है। इसका दावा खुद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने आज खुलासा करके सभी को चौंका दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने पप्पू यादव को फोन पर धमकी दी है। धमकी वाला ऑडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि पप्पू यादव को धमकी देते हुए लॉरेंस गैंग ने कहा क्या। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने यानी पप्पू यादव ने फोन ही नहीं उठाया। तुम्हारे सारे घर और दफ्तर के बारे में हमें पता है। अब घूमो जितना घूम सकते हो। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है, तुम्हारी अकड़ कम ही नहीं हो रही है, तुमको कच्चा चबा जाएगी। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। यह लब्बो लुआब है उस कॉल का। किसी भी आदमी को इस तरह की धमकी भरा फोन आए तो उसकी हालत खराब हो ही जाएगी, और वो फोन अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आने का दावा हो तो डर तो लगेगा ही। आपको सुनाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने पप्पू यादव को क्या कहा, फिर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाऊं। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश कितनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही पप्पू यादव को फोन किया था। इसके लिए जैमर तक को बंद करवाया था, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। सुनिए लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव से इस बारे में क्या कहा। भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को न सिर्फ धमकी दी, बल्कि पप्पू यादव के सारे घर, दफ्तर के पते भी बता दी। सोचिए लॉरेंस गैंग कितना खतरनाक है। लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को धमकी देने के दौरान कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर की रेकी भी कर ली है। तुम्हारे 9 ठिकाने हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। दुपल्ली के हाउस पार्क में घर, अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी में घर, गुरदास मुथैया की अपार्टमेंट में बिल्डिंग, पटना का घर जहां पप्पू यादव नजरबंद थे, जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी ऑफिस, राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास घर, गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, परमानपुर का घर, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का घर। यानी आप खुद देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पप्पू यादव से जुड़ी हर जानकारी है, और ये वो जानकारी है जो धमकी देते हुए बताई गई। और भी पता नहीं क्या क्या जानकारियां होंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव से साफ साफ कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो जो हमारे रास्ते पर आता है उसके साथ बुरा होता है। हम दोबारा फोन नहीं करेंगे, अब हमें डिस्टर्ब मत करना।
सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर क्या मांग की। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात सुन, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी तो पप्पू यादव ने फौरन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई सड़क छाप गैंग समझ रहे थे, वो धमकी मिलने के बाद इतना डर गए कि अमित शाह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। जबकि कुछ दिनों पहले यही पप्पू यादव मुंबई में सलमान खान से मिलने गए थे, जिसमें वो सलमान खान को सुरक्षा का भरोसा दे सकें, इसके लिए गए थे। अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई। सलमान खान को सुरक्षा देने गए थे, अब कह रहे हैं अमित शाह जी मुझे बचाइए। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, जिसे बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दीजिए सर। लगातार धमकियां मिल रही हैं, अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो हत्या हो सकती है। हर जिले में हमारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट की भी व्यवस्था की जाए। सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की है। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक ट्वीट किया था। दावा किया था कि कानून अगर इजाजत देगा तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी का पूरा नेटवर्क खत्म कर देंगे। 24 घंटे में 2% का अपराधी बता रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को और कह रहे थे 24 घंटे में निपटा दूंगा। आज अमित शाह से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सर मेरी वाई कैटेगरी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी कर दी। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने के ट्वीट के कुछ दिन बाद जब पप्पू यादव से सवाल भी पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए थे। बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो, सुनिए किस तरह से हड़बड़ा गए सुन के कि नहीं इस पर नहीं पूछो हमसे। देखिए यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। अब लोग पप्पू यादव को भी सलाह दे रहे हैं कि सर थोड़ा सा आपको भी संभलना चाहिए था ना, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं आप कि 2 कौड़ी का अपराधी 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो कोई गरिमा होनी चाहिए ना जब आप उसको, या तो उसको सीरियसली लिखिए, और नहीं तो फिर इतना घबरा गए कि अब कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। पप्पू यादव अगर डर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है। पप्पू यादव को सिर्फ फोन पर ही धमकी नहीं मिली है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गैंग के संपर्क में अलग अलग राज्यों के कई छोटे बड़े गैंग हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक गैंग झारखंड का अमन साहू गैंग है। अमन साहू गैंग भी पप्पू यादव से नाराज है और फेसबुक पर पप्पू यादव को अपनी हद में रहने की धमकी दे रहा है। धमकी में कहा गया है कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा सीधा बयान दिया था। हम पप्पू यादव को साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी हद में रहकर राजनीति करें, ज्यादा इधर उधर या 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में पड़े तो हम पप्पू यादव को रेस्ट इन पीस कर देंगे। यह धमकी मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से दी गई थी। 26 अक्टूबर को मिली इस धमकी का भी जिक्र पप्पू यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में किया है। लॉरेंस बिश्नोई पर बयानबाजी करके पप्पू यादव ने बिन बुलाई मुसीबत अपने सिर पर ले ली। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई धमका ही रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय करणी सेना ने धमकी दी। लॉरेंस को मारने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ इनाम देने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां मिल रही हैं। भाई रायबरेली के एक युवक ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी कि लॉरेंस को जेल में ही मारने की बात कर रहा था। वो धमकी देने वाला सलमान खान का फैन था। लॉरेंस के खिलाफ 5000 शूटर एक्टिव होने की बात कही थी उसने। पुलिस ने फिलहाल इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है।
लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है, लेकिन उसकी जान के दुश्मन भी कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग है। बम्बीहा गैंग के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और बम्बीहा गैंग ने दिल्ली में एक वारदात से अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई हवा में। बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद वहां एक पर्ची भी छोड़ी जिस पर बम्बीहा गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा था। इस शूटआउट के जरिए बम्बीहा गैंग का मकसद अपनी मौजूदगी दिखाना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट करता है तो बम्बीहा पंजाब और अर्मीनिया से ऑपरेट करता है। लॉरेंस जेल से ही गैंग को कमांड देता है। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बिश्नोई गैंग का कमांडर है। गोल्डी बराड़ की मदद करता है अनमोल बिश्नोई और राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गुदारा। सलमान खान के घर बाहर जब फायरिंग हुई थी तो रोहित गुदारा ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। दूसरी तरफ है बम्बीहा गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है। बम्बीहा गैंग की कमान संभाल रहा है गौरव पटियाल उर्फ लकी, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है। गौरव पटियाल हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था और बाद में अर्मीनिया भाग गया। बम्बीहा गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर है अमित डागर, जो लॉरेंस के खास विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में शामिल था। इस गैंग का तीसरा बड़ा नाम है कौशल चौधरी, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी मिली। बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धालीवाल। ये चारों मिलकर बम्बीहा गैंग को चलाते हैं। इस गैंग को बनाया था दविंदर सिंह सिद्धू ने, जो 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद से लकी पटियाल इसे चला रहा है। दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बबाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बीहा गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में। तो यह पूरा गैंग वॉर सा बनता जा रहा है और इसलिए अब इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्टिव है। हमने आपको बताया था कि एनआईए ने 7 शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अरेस्ट भी किए हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। राम मंदिर में रामलला के पहुंचने के बाद अयोध्या में दिवाली की तैयारी कैसी है इस बार? अयोध्या से आई वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। आइए ये चैप्टर खोलता हूं। इस बार अयोध्या में दिवाली और दीपोत्सव को यादगार बनाने की तैयारी, और हो भी क्यों ना। आखिरकार 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला की यह पहली दिवाली। इसलिए दिवाली से पहले ही अयोध्या और राम मंदिर खूबसूरत रोशनी से जगमगाने लगे। अयोध्या को उसी तरह सजाया और संवारा जा रहा है जिस तरह त्रेता युग में प्रभु श्री राम के लंका विजय के बाद उनके अयोध्या लौटने पर उनका स्वागत हुआ था और उस वक्त सजाया गया था। इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा बड़ा मौका है जब पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर भी अयोध्या पर टिकने वाली है, जिसकी झलक अयोध्या में दिवाली से पहले ही नजर आने लगी है। अयोध्या की गली गली खूबसूरत रोशनी से जगमगा चुकी है। रामपथ से लेकर रामकथा पार्क तक सभी सड़कों के किनारे रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जा चुकी है। राम की पैड़ी समेत सारे घाट रोशनी से जगमगा रहे। अयोध्या सज संवर रही है तो राम मंदिर की भी भव्य सजावट हुई है। राम मंदिर दिवाली के कई दिनों पहले से ही रोशनी से जगमगाने लगा था और दिवाली पर तो राम मंदिर की और भी दिव्य सजावट करने की तैयारी की गई। दीपावली से पहले ही अयोध्या को रोशन किया जा चुका है। अयोध्या की तस्वीर बदली भी नजर आ रही है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। दिवाली से ठीक एक दिन पहले दीपोत्सव पर भी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। सरयू नदी के किनारे बने अलग अलग 55 घाटों पर जब इन दियों को जलाया जाएगा तो वो नजारा अद्भुत होगा। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घाटों पर दिए सजाए जा चुके हैं ऑलरेडी। दीपोत्सव पर दिए जलाने का तो नया रिकॉर्ड हर बार बन ही रहा है, लेकिन इस बार दीपोत्सव के दिन होने वाली सरयू आरती पर भी नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इस बार दीपोत्सव के दिन सरयू घाट पर एक साथ 1100 लोग महाआरती में हिस्सा लेंगे, जिसकी आज भी सरयू घाट पर रिहर्सल हुई है। इसके अलावा दिवाली से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी हर रोज लेजर शो से जगमगाएगी। इस लेजर शो के जरिए लोगों को भगवान राम की कथाएं देखने का मौका मिलेगा। दीपोत्सव पर अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़ी 18 झांकियां भी निकाली जाएंगी। साकेत महाविद्यालय में ये झांकियां तैयार की जा रही हैं। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से ये झांकियां रामकथा पार्क पहुंचेंगी, जहां मुख्य कार्यक्रम होना है। धनतेरस तो कल मनाया जाएगा, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर काफी कंफ्यूजन भी बना हुआ है।
सनातन धर्म के कई जानकारों का कहना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को है, जबकि कई जानकार 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दरअसल दिवाली का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। इसीलिए जानकारों का कहना है कि अमावस्या की तारीख के मुताबिक कुछ जानकार 31 अक्टूबर और कुछ जानकार 1 नवंबर को दिवाली मनाने का तर्क दे रहे हैं। 31 अक्टूबर के लिए तर्क है कि इसी दिन शाम को अमावस्या और प्रदोष काल का संयोग बन रहा है, जिसमें दीपदान, लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है और इस दिन पूरी रात अमावस्या रहे। 1 नवंबर के लिए तर्क है कि सूर्य उदय के साथ शुरू होने वाली तिथि के मुताबिक इसी दिन अमावस्या मानी जाएगी। हालांकि ज्यादातर जानकारों के मुताबिक 31 अक्टूबर के दिन ही दिवाली मनाने की सलाह दी गई है। लेकिन दिवाली तो मनेगी ही, शानदार मनेगी और अयोध्या की शानदार दिवाली की तस्वीरें भी नवभारत पर पाठशाला में भी हम आपको दिखाएंगे और नवभारत पर भी दिखाएंगे।